बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, क्लास 9 का मैंने आपको कहा था कि कक्षा 9 का विज्ञान का वीडियो लेकर आएंगे, तो हम आ गए हैं। यही क्वेश्चनों में से आपके पेपर में पूछे जाएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर में से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विसरण किसे कहते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। आप इसे अच्छे से रट लें कि दो विभिन्न प्रकार के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। यानी दो अलग अलग पदार्थ हैं, उनके कण अपने आप ही मिल रहे हैं तो वह विसरण कहलाएगा। उसके बाद है गलनांक किसे कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है वह ताप उसका गलनांक कहलाता है। गलनांक किसे कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है वह ताप उसका गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है वह ताप पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। तो गलनांक में पदार्थ का वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है और क्वथनांक में वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। शुष्क वाष्प किसे कहते हैं, ये आपका विकल्प में आ सकता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये आपको रट लेना है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट है। उसके बाद है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों के नाम लिखिए। तो मैं बताऊं आपको, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, ताप और दाब। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों के नाम लिखिए। तो दो कारण से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, तापमान को घटाकर तथा दाब को बढ़ाकर। उसके बाद है आपका गुप्त ऊर्जा ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये आपका आ सकता है कि गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो अवस्था परिवर्तन के समय, अवस्था परिवर्तन जब पदार्थ की हम अवस्था परिवर्तन कर रहे होते हैं तो उस समय स्थिर ताप पर एक तापमान होता है। स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये आपको रट लेना है, वेरी वेरी मोस्ट है। और अथवा आप ये भी सीख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है या वह नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। किसी पदार्थ की गुप्त, तो ये भी आप सीख सकते हैं। अथवा आप ये भी सीख सकते हैं कि किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसकी इकाई मात्रा द्वारा ऊष्मा परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। आपको इन तीनों में से कोई एक सीट लेना है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस द्रव्य एवं गैस के गुणधर्म लिखिए। तो सबसे पहले हम ठोस के गुणधर्म देखते हैं। ठोस के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है। आप देखते हैं कि एक ईंट ले लेते हैं हम, तो ईंट एक ठोस पदार्थ है तो उसका निश्चित आकार होता है, ईंट का आकार होता है कुछ। उसके बाद नंबर 2, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है। ठोस की स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ईंट की आप देखते हैं सीमाएं होती हैं और आयतन भी उसमें होता है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, बाहर बल लगने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। यदि हम उस पर बल भी लगाएंगे तो वह अपना आकार नहीं छोड़ेगा, और यदि बहुत अधिक बल लगाएंगे तब जाकर वह अपना आकार बदल सकता है। और चौथा हम देखते हैं, अंतरानुगत बल ठोसों तथा द्रव्यों से अधिक होता है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि आकर्षण बल ठोसों में द्रव्य तथा गैसों से अधिक होता है। अंतरानुगत बल का अर्थ है आकर्षण बल। उसके बाद हम देखते हैं द्रव्य की गुणधर्म। द्रव्य की गुणधर्म निम्नलिखित। नंबर 1, द्रव्य का निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे पानी एक द्रव्य है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार ले लेता है। उसके बाद नंबर 2, इसका आयतन निश्चित होता है। हाँ, पानी की मात्रा निश्चित होती है। नंबर 3, द्रव्यों में बहाव होता है, इसका आकार बदलता रहता है। बिल्कुल करेक्ट, मैं आपको बता चुका हूँ कि पानी बहता है और जिस बर्तन में इसे रखा जाए वह उसी का आकार ले लेता है तथा इसका आकार बदलता रहता है। उसके बाद चौथा हम देखेंगे कि इनका अंतरानुगत बल, यानी हमने आपको बताया था कि आकर्षण बल ठोस से कम होता है। द्रव्य में आकर्षण बल ठोस से कम होता है और ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अब गैस के गुणधर्म लिखिए। तो गैस के गुणधर्म निम्नलिखित है। नंबर 1, ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संवृतता काफ़ी अधिक है। आप देखते हैं कि ठोस और द्रव्य, ठोस को यदि दबाया जाए तो वह अपना आकार नहीं बदल सकता है, द्रव्य को दबाया जाए तो थोड़ा बहुत, और लेकिन यदि गैसों को दबाया जाए, जैसे आपके पास एक गुब्बारा है, यदि उसे दबाएं तो वह तुरंत अपना आकार बदलना स्टार्ट कर देगा। अतः उसकी संपीड़ितता काफ़ी अधिक है, उसमें संपीड़ितता की दर काफ़ी अधिक है, यानी दबाने वाला बहुत अधिक है।
नंबर 2, इसके कणों के बीच अंतरानुगत बल, मैंने आपको बताया है आकर्षण बल सबसे कम होता है, तो गैसों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। उसके बाद नंबर 3 देखते हैं कि गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, मैंने आपको बताया है यदि आप एक गुब्बारा लेते हुए हैं या ले लीजिए तो उसे आप देखेंगे कि आसानी से हम दबा सकते हैं। उसके बाद चौथा हम देखेंगे कि इनका विसरण काफ़ी तीव्रता से होता है, इनका विसरण जो है वह काफ़ी तीव्रता से होता है। उसके बाद क्वेश्चन 1 देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। ये आपका आ सकता है, जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं तो उसमें पोटेशियम परमानेंट के कुछ कण डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि आप एक बीकर यानी एक बाल्टी में एक कुछ पानी ले लीजिए, उसमें पोटेशियम परमानेंट के कुछ कण डाल दे दीजिए, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि पोटेशियम परमानेंट पूरे बीकर में फैल जाता है। आप एक प्रकार से ऐसा भी कर सकते हैं कि एक मग्गे में पानी ले सकते हैं या बाल्टी में पानी ले सकते हैं, उसमें कुछ नील डाल सकते हैं, तो वह थोड़ी देर बाद वह नील पूरे बीकर में फैल जाएगी। अतः पोटेशियम परमानेंट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी हमने जो नील डाली थी उसके प्रत्येक कण जल के कणों के बीच में आ जाते हैं, यानी जो उनके मध्य रिक्त स्थान होता है ना, उसमें वह नील भर जाती है। इससे वह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हमने उदाहरण देखा इसे समझा दिया है। चलिए क्वेश्चन 2 पर आते हैं। कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें से रखा जाता है। तो द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है। मैंने आपको बता दिया है कि द्रव्य को यदि आप दबाएंगे तो बहुत कम इफेक्ट होगा, लेकिन यदि आप गुब्बारे को दबाएंगे तो वह तुरंत अपना आकार बदलना स्टार्ट कर देगा, यही संपीड़ितता कहलाती है। दबाने पर किसी भी चीज़ पर जोर डालने पर यदि वह अपना आकार बदलना स्टार्ट कर दे तो उसमें संपीड़ितता की दर होती है। तो द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह से भर देते हैं, और गैस काफ़ी तेज उड़ती है। आपने देखा होगा कि यदि आप गुब्बारा फोड़ेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि कब गुब्बारा फूट चुका है। अतः जिस बर्तन में से डालना होता है तेजी से स्थान ले लेते हैं और पूरी तरह से उस बर्तन को भर देते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को, आपने देखा होगा कि वाष्पीकरण यानी हम कुछ पानी लेते हैं, उसे सूर्य के सामने रख देते हैं दोपहर के समय में, तो आप 1-2 घंटे पश्चात देखेंगे कि पानी की मात्रा कुछ कम हो गई है। वह पानी कौन ले गया है? वह पानी सूर्य की किरणों द्वारा अवशोषित हुआ है, उसका अवशोषण सूर्य द्वारा हुआ है, इसलिए वह ही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्यों के कण आपस में आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के आसपास ठंडक होने लगता है और वाष्पीकरण के कारण शीतलता आ जाती है। यानी आप जब देखेंगे कि आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों में यदि आप एक गिलास पानी अपने छत पर सीढ़ियों पर यदि रख दें तो उसके आसपास छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा, तो वही वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। उसके बाद हम देखते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 atm, आप एटीएम कहेंगे, जब वायुमंडलीय दाब का ताप 1 atm हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यानी जब वायु का दाब 1 atm हो, जब वायु में लगने वाला दाब 1 atm हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आई सीधी गैसीय अवस्था में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यहीं से हमारा एक और क्वेश्चन बनता है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस ठोस की बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, पानी वाली अवस्था में बदले बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय में बदल जाना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी आपने देखा होगा कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो वह एक ठोस पदार्थ है, तो वह पानी नहीं बनता है, सीधा वायु बन जाता है और उड़ जाता है। तो इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं कि यदि कोई ठोस बना द्रव अवस्था में आए सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं।
अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आपको ये भी सीखना होगा। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जितना अधिक सतह क्षेत्र बढ़ा होगा उतना ही वाष्पीकरण तेज हो जाता है। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही गर्मियों में तापमान अधिक होता है वाष्पीकरण तेज हो जाता है। उसके बाद नंबर 3 है आर्द्रता में कमी, यानी वायु में पाई जाने वाली ठंडक में कमी। वायु में अवस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्द्रता किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो वायु में अवस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहा जाता है। जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, यानी जो जल का वाष्पन हुआ ना उसकी ठंडक है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसे ही आर्द्रता कहा जाता है मेरे भाई। और जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो ये भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। वे ये नहीं पूछ रहे हैं कि वाष्पीकरण की दर बढ़ती किससे है, वे ये पूछ रहे हैं कि वाष्पीकरण की दर को कौन कौन चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, यानी कौन उससे बढ़ा सकती हैं, कौन घटा सकती हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। तो उसके बाद चौथा है हमारा वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ने लगते हैं, जिससे आसपास जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। जब वायु तेज चलती है, जाहिर सी बात है कि जब वायु तेज चलती है तो जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास में जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है प्लाज्मा क्या है। आपका ये क्वेश्चन मोस्ट नहीं वेरी वेरी मोस्ट है। तो प्लाज्मा मैं आपको उत्तर बताऊंगा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। मैं आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन 3 ही अवस्थाओं में पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन अभी कुछ खोजें हुई हैं, उससे पता चला कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं और हैं, जिनमें से चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोस कंडेंसेंट आइंस्टाइन। तो प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या एनी गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने से यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब बल्ब जलता है तो वह क्यों जलता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपको ये करते चलना है और रट डालना है। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक तक पहुँचने के बाद आपने देखा होगा, पहले मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ, जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था गलनांक किसे कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना स्टार्ट कर दे तो वह पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुँचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसे और भी ऊष्मा दी जाए पदार्थ के कणों के आकार से बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्थाओं में परिवर्तन हो सके। तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को आवेशित कर लेता है, या ऊष्मा पदार्थ की छुपी ऊष्मा या जिसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। संलग्न की प्रसक्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ये आपका नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब आपको क्वेश्चन 11 करना है। संघनन क्या है। वह प्रक्रिया जिससे गैस संघनित होकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाए, संघनन कहलाता है। आज के लिए इतना ही। अब यहाँ से आपका कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही था। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला चैप्टर भी हम कंप्लीट करेंगे, उसके पहले हम अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे।